हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु, और आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं जिसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो देते हैं बट टेस्ट का फायदा नहीं उठा पाते हैं। हम सबको लगता है टेस्ट हम मम्मी पापा के लिए दे रहे हैं, टेस्ट हम अपने रैंक के लिए दे रहे हैं, टेस्ट हम अपने मार्क्स के लिए दे रहे हैं, बट एक्चुअली हमें यह रियलाइज नहीं होता कि टेस्ट हम अपनी इंप्रूवमेंट के लिए देते हैं। एंड देयरफॉर बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अपने मॉक टेस्ट को, जो भी मॉक टेस्ट आप देते हो, जिस भी रूप में देते हो, आप पार्ट टेस्ट दो, फुल टेस्ट दो, डजंट मैटर, बट मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है और उस एनालिसिस से अपने नंबर को कैसे बढ़ाना है। जी हां बच्चों, अगर आप टेस्ट को ढंग से एनालाइज करते हो, जो तरीका मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपके टेस्ट में 3 टेस्ट के बाद ये एनालिसिस करो, 3 टेस्ट दो, और आपके मार्क्स जो है कम से कम भी 50 से 100 नंबर बढ़ जाएंगे। कम से कम 50 बट 100 नंबर स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए वो इंक्रीज होगा ही होगा, अगर आपने ये तरीके आज जो मैं वीडियो में बताने वाला हूं वो अप्लाई कर दिए। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके सामने, अगर मैं वैसे बात करूं और पूछूं आपसे कि भाई एग्जैक्टली जो एनालिसिस है किसी भी चैप्टर का, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, या किसी भी टेस्ट का जो एनालिसिस हम करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैंने यहां 4 पॉइंट्स दिए हैं बच्चों। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है स्ट्रेंथ। हमें अपनी स्ट्रेंथ तो पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमें एक टॉपिक, लेट्स से मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा बहुत अच्छा है, या मुझे लगता है प्लांट फिजियोलॉजी मेरा बहुत अच्छा है, बट जब मैं टेस्ट देने जाता हूं तो उस टेस्ट में मैं बार बार गलती कर रहा हूं। तो मुझे यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरी स्ट्रेंथ टॉपिक क्या क्या है। उसके बाद, जैसे आपने कोई भी स्पोर्ट्स देखा होगा, कोई भी क्रिकेट का मैच देखा होगा, कोई भी इंडिविजुअल स्पोर्ट देखा होगा, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको यह पता होगा कि जब कोई भी खिलाड़ी अपने गेम के लिए तैयार कर रहा होता है, वो अपने गेम के स्ट्रेंथ को तो देखता ही देखता है, बट वो दूसरे ओपोनेंट के वीकनेस को भी देखता है, ताकि उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर पाए, अपने गेम प्लान को चेंज कर पाए। तो वी शुड नो एग्जैक्टली कि सामने वाले की वीकनेस क्या है, सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है, और यहां पे आप अपने वीकनेस को भी एनालाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में अगर आप देखोगे कुछ प्लेयर्स जो है, जैसे अभी शुभमन गिल है, ही इज अ न्यू प्लेयर, और वो कई बार स्पिन के अगेंस्ट चोक कर जाता है। मतलब वो बेसिकली जब स्पिन खेलने जाता है तो काफी डिफेंसिव हो जाता है, एंड उस चक्कर में वो आउट भी हो रहा है बहुत ज्यादा। सो उसकी वो वीकनेस है जो सामने वाले ने आइडेंटिफाई करी हुई है। अब जो भी एग्जाम जो सेट करते हैं, आपके एनटीए जो एग्जाम सेट करते हैं, उनके पास इतने सालों का डेटा होता है, वो उनको पता होता है बच्चे कहां कहां बार बार गलती करते हैं, तो उनको आपकी वीकनेस पता है। क्या आपको आपकी वीकनेस पता है? और अगर वो नहीं पता है तो टेस्ट एक जरिया है जिसे आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और एक बार मुझे ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चल गया ना बच्चों, तो मैं अपने अगले टेस्ट के लिए तैयार होके जाऊंगा। तो एग्जाम जो होता है ना, वो किसी स्पोर्ट्स की तरह ही होता है। जैसे खिलाड़ी अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखता है, एग्जाम जो सामने वाला है उसके भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को देखता है, वैसे ही आप सब अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को देखोगे और टेस्ट लेने वाले के माइंडसेट को भी समझोगे, एंड उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। एंड ऑब्वियसली हर एक टेस्ट एक जरिया है फास्ट रिवीजन का। बहुत बार स्पेशली नीट वाले बच्चे फॉर्मूला रट्टा मारते रहते हैं, बायो में एनसीईआरटी के थ्योरी को रीड करते रहते हैं, बट टेस्ट देने से कतराते हैं। बट टेस्ट इज द बेस्ट वे टू रिवाइज फास्टली। जी हाँ बच्चों, मतलब अगर मैंने एक वो रूल बनाया हुआ है कि अगर कभी भी किसी बच्चे ने 3 फुल टेस्ट दे लिया तो उसका एक साइकिल ऑफ रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। 3 फुल टेस्ट अच्छी जगह का, कोई रैंडम जगह का दे दोगे तो उससे फायदा नहीं होगा, बट अच्छी जगह जिन्होंने इतने सालों का रिसर्च किया हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस है टेस्ट बनाने का, अगर आपने 3 फुल टेस्ट दे लिया तो आपका एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, एक रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो आप कितनी बार भी एनसीईआरटी रीड करो, बट 3 टेस्ट उससे जल्दी आपका रिवीजन करा देगा। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, एंड वी टॉक अबाउट एग्जैक्टली, अगर हम बात करें तो लेट मी जस्ट एग्जैक्टली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये सब हमें पता है कि भाई टेस्ट की एनालिसिस करने से मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मैं स्ट्रेटजाइज करके जाऊंगा, अच्छा फास्ट रिवीजन भी है, बट फिर भी हम टेस्ट एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है टेस्ट देके आ गए, नंबर देख लिया, अब हमें क्या फायदा होने वाला है उसके बाद। तो आइडियली जो हम देखते हैं ना, तो ये पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से हम टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं। हमें लगता है टेस्ट को एनालाइज करना बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। मतलब टेस्ट में मैं टाइम क्यों बिताऊं, टेस्ट तो दे दिया ना अब 3 घंटे का, अब मैं टाइम क्यों बिताऊं टेस्ट के ऊपर। तो हमें लगता है, आप कमेंट में लिखना मुझे कितने बच्चों को इनमें से कौन सा पॉइंट लगता है, लुक्स लाइक टाइम वेस्ट। मुझे तो लगता था, इसलिए मैं कई बार टेस्ट को एनालाइज नहीं करता था। नंबर नहीं आए, अब एनालाइज करके क्या होगा भाई, मतलब ये भी होता है, टेस्ट देके आए,
इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि भाई नंबर तो आ नहीं रहे हैं, अब इसमें एनालाइज क्या करें, 100 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं 700 में, तो एनालाइज क्यों करें? तीसरा पॉइंट, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट ही लर्न कर लेते हैं। भाई हमारे दिमाग में आता है कि भाई इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट वापस से थ्योरी पढ़ लेंगे, 3 घंटे 4 घंटे एनालिसिस में क्यों लगाना है। एंड चौथा पॉइंट होता है हाउ कैन फास्ट रिवीजन हैपन थ्रू एनालिसिस, मतलब एनालिसिस के थ्रू फास्ट रिवीजन कैसे हो सकता है भाई, ये हमें समझ में नहीं आता है। एंड चूंकि ये चीजें हमें समझ में नहीं आती है, हम टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हैं बच्चों। और टेस्ट को अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे ना, तो मतलब आप ये मान के चलो, अगर मैं टेस्ट को एनालाइज नहीं करता हूं, तो हम आधा अधूरा काम कर रहे हैं। टेस्ट दे रहे हैं, एनालाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बट अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस को एनालाइज नहीं कर रहे, तो इंप्रूव कैसे करेंगे भैया? इंप्रूव करना है ना, टेस्ट देने का सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, हमें इंप्रूव करना है। एंड देयरफॉर अब मैं बताऊंगा कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है और एनालिसिस करना कैसे चाहिए। सबसे पहला एनालिसिस का मतलब होता है, ये आपको बताता है आप कहां कहां गलत हो गए, वेयर यू वेंट रॉन्ग, आप गलत कहां कहां हुए, किस जगह पे आपने ज्यादा समय बिताया, वेयर डिड यू स्पेंड मोर टाइम देन रिक्वायर्ड। हो सकता है किसी क्वेश्चन में अटक गए, ये आपको बता रहा है। हो सकता है किसी पोर्शन में ज्यादा अटक गए, बायो में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा अटक रहे हो सकता है ये आपको पता चले। तो किस टाइप के क्वेश्चन में अटक रहे हो, किस टॉपिक में अटक रहे हो, या किस सब्जेक्ट में अटक रहे हो, ये आपको टेस्ट बताता है। ऑन विच क्वेश्चन शुड यू हैव इन्वेस्टेड मोर टाइम। अब कई बार, अभी मैं आपको एनालिसिस का तरीका बताऊंगा, उसमें एक चीज निकल के आएगी कि हमें कई क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं हमसे जिसपे हमें टाइम बिताना चाहिए था। तो जिस पे टाइम बिताना चाहिए था उस पे नहीं बिताकर हम उस पे टाइम बिता जाते हैं जिस पे नहीं बिताना चाहिए। ठीक है, वी फॉल इन लव विद क्वेश्चंस। एंड हाउ टू मैनेज टाइम, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। टाइम को कैसे मैनेज करना है, किसको कितना टाइम देना है, बायो को कितना देना है, फिजिक्स को कितना देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, टाइम कितना देना है। एंड टाइम से भी ज्यादा हम अपने मार्क्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो 3 सवा 3 घंटे का जो समय होता है ना, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, उसको कैसे एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है, दैट इज व्हाट वी बाय एनालिसिस, ये हमें पता चलेगा। एंड कैन आई लर्न मोर ऑन दिस टॉपिक यूजिंग क्वेश्चंस एज अ बेस, मतलब मैं इन टॉपिक पे बहुत सारी चीजें सीख सकता हूं। क्वेश्चन जो टेस्ट है उसके प्रैक्टिस कर करके, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके हम बहुत सारी चीजें और सीख सकते हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो टेस्ट का एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको टेस्ट सिखाएगा अगर आप ढंग से इसको एनालाइज करते हो तो। नाउ मूविंग अहेड बच्चों, सबसे पहला स्टेप, हम 7 स्टेप्स की बात करने वाले हैं, अब हम एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो जो भी बच्चे यहां से देखने वाले हैं, प्लीज पेन कॉपी उठा के रख लो अपने सामने, हर एक चीज का पॉइंट बनाना, बिकॉज ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको जो भी टेस्ट दे रहे हो उसकी समरी शीट इस तरीके से बतानी है, करेक्ट, इनकरेक्ट एंड लेफ्ट। अभी हर एक चीज से ना कुछ सीखेंगे, सो लेट मी जस्ट टेक आउट, हर एक चीज से हम कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज है करेक्ट, ये हमें बताता है कि भाई ये जो टॉपिक है ना, ये स्ट्रेंथ बताता है। तो दिस टॉक्स अबाउट, ये आपकी टॉपिक, अगर आपने तुक्का नहीं मारा हुआ है तो ये आपको स्ट्रेंथ बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ टॉपिक कौन कौन से हैं। इनकरेक्ट क्या बताता है कि भाई आपने या तो आपने गेस वर्क कर लिया, जैसे मैं बच्चों के अभी मार्क्स एनालाइज कर रहा था जेई मेन के बाद, जो भी बच्चे हमारे पास से टेस्ट देके आए हैं उनके मार्क्स हमारे पास है, तो मैं एनालाइज कर रहा था, बहुत सारे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं, उनका कुछ ऐसे दिखता है 24 करेक्ट एंड 32 रॉन्ग। अब भाई इतने क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो तो इतने तो नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं ना। तो ये भी आपको टेस्ट बताएगा कि एक तो कहीं ज्यादा गेसवर्क तो नहीं कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। तो ज्यादा गेसवर्क का मतलब है इनकरेक्ट उसकी वजह से हो गया। या ये भी हो सकता है कि यहां पे आपको लगता हो कि भाई टॉपिक आपको आता था, टॉपिक नोन, बट आपने वहां पे तरह तरह की गलतियां कर दी, जिसमें हो सकता है सिली मिस्टेक हो गया हो, या फिर आपने बेसिकली टॉपिक की स्ट्रेंथ को समझ के, आपको लगता था आपकी स्ट्रेंथ है बट वो आपका वीकनेस निकल रहा है उसके कुछ टॉपिक। मतलब मान लो कि आपका रोटेशन मोशन आपको लगता है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बार बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसका सबसे आसान टॉपिक है उसमें गलती कर रहे हो। तो हो सकता है पूरा टॉपिक स्ट्रांग हो सब्जेक्ट, बट उसके अंदर का एक छोटा सा टुकड़ा जो बार बार एग्जाम में आ रहा है वो गलत हो, और वो गलत हो जा रहा हो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा स्पेशली एनालाइज करके, इनकरेक्ट देख के, कि भाई या तो आपने तुक्का ज्यादा मारा है, या आपने टॉपिक पता था बट सिली मिस्टेक कर गए, या फिर आपके सब टॉपिक की वीकनेस अभी भी बाकी है उस टॉपिक की। तो ये सारी चीजें आपको इनकरेक्ट बताएगा। और लेफ्ट ये आपको बताएगा कि भाई आपका टाइम, पुअर टाइम मैनेजमेंट। तो ये आपको बताता है कि भाई आपने अगर कोई क्वेश्चन लीव कर दिया तो पुअर टाइम मैनेजमेंट है, स्पेशली फॉर दोज क्वेश्चंस जिसमें कि जो आसान थे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपने लीव कर दिया जो कि इजी था और उसको लीव कर दिया,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इजी लेफ्ट क्वेश्चन, मतलब आपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया है। तो लेफ्ट वाले क्वेश्चंस को लेफ्ट, तो ये तीनों चीजें आपको बताएगा कि किस जगह पे मेहनत करनी है। ये आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, मतलब कि अगर मॉक टेस्ट में आपकी ये टॉपिक स्ट्रेंथ है, तो एक्चुअल टेस्ट में जो नीट का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन या ये टॉपिक या सब टॉपिक आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, या फिर आप उसको लीव नहीं करना चाहिए। वीकनेस आपकी ये बताएगा कि भाई गेस वर्क कम करो, या फिर जो टॉपिक सिली मिस्टेक हो रहा है उसको कैसे सुधारना है मैं अभी बताऊंगा, और आपकी कुछ सब टॉपिक है अभी भी जो वीक रह रहे हैं उसको ठीक कर लो। तो ये सारी चीजें बताएगा, और लेफ्ट टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो एक बार जब हम लोगों ने ये कर लिया बच्चों, अब हम स्टेप 2 पे चलते हैं। स्टेप 2 इज बेसिकली आपको एक बार ये सारे कर लिए तो सारे क्वेश्चन के आगे ना ये आपको 5 चीजें लिखनी है। पहला, कॉन्सेप्ट नॉट नोन, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसके सामने आप ए लिखोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। मान लो पुली की प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका ही नहीं पता, तो आप ए मार्क कर दोगे। लेकिन अगर आपको पुली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका पता था, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया, लेट से, डरना मत, अगर मान लो एक आपको पुली का प्रॉब्लम आता था बट कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान लो कुछ ऐसा आ गया और इसमें वेलोसिटी v1 v2 v3 का रिलेशन पूछ दिया। अब दो पुली आ गया, अब ऐसे आएगा नहीं नीट में, डरना मत। तो इसका मतलब ये था कि पुली आता था बट उसको अप्लाई नहीं कर पाए, तो कुछ ना कुछ अभी भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, तो वहां पे आप बी मार्क कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, जिसकी थ्योरी आपको पता है, बट उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो एग्जाम के अंदर, दैट बिकम्स योर बी कॉन्सेप्ट। नाउ C1 एंड C2 आर सिली मिस्टेक। दो तरीके का सिली मिस्टेक हम कॉमनली करते हैं, एक है रीडिंग सिली मिस्टेक, और नीट वाले बच्चे ये बहुत करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, सबसे ऊपर होता है करेक्ट ऑप्शन, टिक मार देते हो, आपको लगता है क्वेश्चन सही हो गया। तो रीडिंग सिली मिस्टेक एक बहुत बड़ा पेन एरिया है। फिर राइटिंग सिली मिस्टेक, मतलब राइटिंग नहीं है, कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक। कैलकुलेटिव सिली मिस्टेक का मतलब होता है 3+2 को आपने 6 लिख दिया, या 3 × 2 को 5 लिख दिया। अब ऐसे मिस्टेक एग्जाम में तो ब्लंडर है ना, एक क्वेश्चन गलत हुआ आपके सीधा सीधा 5 नंबर उठ गए, 4 तो वो था, एक नेगेटिव भी मिल गया आपको। तो आता हुआ क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो रहा है तो ब्लंडर हो रहा है एग्जाम में, इसीलिए ये दोनों को ढंग से मार्क करोगे। और डी वैसे क्वेश्चन जो आप छोड़ के आ रहे हो बट आसान थे। तो हर एक जो चीज मैंने बताई है ना, उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन है बच्चों। अगर आपका ए ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है इसका सॉल्यूशन है या तो आपको थ्योरी पढ़ना है, या फिर आप इसके वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, या फिर आपने टीचर से इसका डाउट पूछोगे, इस टॉपिक का टीचर से आप डाउट्स पूछोगे। तो ये पार्ट 1 है। मतलब अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है, और यूजुअली लास्ट में इस पे मेहनत नहीं की जाती है, ये मेहनत की जाती है अगर आप 11th में हो, आप 12th में जा रहे हो तो आप मेहनत कर लो, लेकिन लास्ट में इन टॉपिक पे मेहनत नहीं होती है। सो ए इज ओनली, जिसमें आपको थ्योरी पूरी पढ़नी है, या तो वीडियो से थ्योरी पढ़ लो या फिर अपने टीचर से वो डाउट पूछ लो। बी, बी अगर आपका एप्लीकेशन मिसिंग है तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, सॉल्व मोर क्वेश्चंस। इसका तरीका है सॉल्व मोर क्वेश्चंस। नाउ C1 एंड C2, इसका तरीका तो कुछ भी, इसका तरीका तो मोर एंड मोर टेस्ट है, या टाइम बाउंड टेस्ट है, या आप असाइनमेंट को भी टाइम बाउंड सॉल्व करो। इसका तरीका है टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग, टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग। अब कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे स्पेशली C1 और C2 में इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक कैन बी मिनिमाइज्ड। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप गलती किस टाइप की कर रहे हो, कई बार हमें इंट्यूटिवली पता होता है, मतलब कि हमें अंदाजा होता है, लेकिन एक्चुअली नहीं पता होता है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो। और अगर कोई और टाइप की भी सिली मिस्टेक कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो बच्चों कि ये जो सिली मिस्टेक है ना, एक पैटर्न फॉलो करता है। हर इंसान का एक डिफरेंट पैटर्न होता है, कोई इसको ज्यादा कर रहा होगा, कोई इसको ज्यादा कर रहा होगा। आपका किस टाइप का सिली मिस्टेक आप करते हो, आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नाउ लास्ट ये बताता है कि यू नीड टू हैव अ बेटर टाइम मैनेजमेंट, और ये सब कुछ बेटर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दीज पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली 2 से लेके 5 तक, ये सब कुछ इंप्रूव होगा बाय गिविंग मोर नंबर ऑफ टेस्ट। तो दिस ऑल पॉइंट्स इज गिविंग मोर मॉक टेस्ट, या तो ये करोगे या फिर और टाइम बाउंड असाइनमेंट सॉल्विंग, मतलब टाइम बाउंड
असाइनमेंट सॉल्विंग। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज करते हो, suddenly you will see after 3 4 5 consecutive exam and applying all these analysis, अभी तो 5 स्टेप और बचा हुआ है, इसको जब एनालाइज कर रहे होगे तो suddenly your improvement will keep on increasing, मतलब इंप्रूव करते चले जाओगे आप, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट, दूसरे से तीसरे टेस्ट में, if you follow all these steps. Now moving to the third step. अब इंपॉर्टेंट है भाई अपने गैप को एनालाइज कर लें। गैप को कैसे एनालाइज करोगे? सबसे पहले ये जो कर लिया, पहले 2 स्टेप कर लिए, अब आपको पोटेंशियल स्कोर, बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, अपने पोटेंशियल स्कोर को लिखो। पोटेंशियल स्कोर लिखने का मतलब ये है कि अगर 3 घंटे का टेस्ट, इफ 3 आवर की जगह आपको 5 आवर दे दिया जाए, ठीक है, वही टेस्ट करने के लिए, अगर 3 घंटे का टेस्ट 5 घंटे का हो और आप सिली मिस्टेक एंड नो सिली मिस्टेक, तो आप कितने मार्क्स लेके आओगे? ये आपका पोटेंशियल स्कोर बताता है। पोटेंशियल स्कोर क्या होता है? पोटेंशियल स्कोर होता है अगर 3 घंटे का टेस्ट, अगर आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा होते तो आपका स्कोर क्या होता? आप अगर सिली मिस्टेक उसमें से हटा दो, मतलब आप सिली मिस्टेक के मार्क्स भी ऐड कर लोगे तो आपका पोटेंशियल स्कोर आ जाएगा। तो कई बच्चों को मैंने देखा है जिनके 300 नंबर आ रहे होते हैं, उनका एक्चुअल पोटेंशियल स्कोर जो होता है वो 600 नंबर का होता है। और इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों कि जिनके भी 300 आ रहे होते हैं, 400 आ रहे होते हैं, उनको 600 किया जा सकता है, बिकॉज आपका पोटेंशियल मतलब आपको अगर थोड़ा सा मैं टाइम दे दूं, जैसे ही टाइम देता हूं, आपका स्ट्रेस, आपका नर्वसनेस सब गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब हो जाता है, आपका ये नंबर यहां से उठ के यहां आ सकता है। एंड देयरफॉर कई बच्चों का पोटेंशियल स्कोर 500, 600, 700 हो रहा होता है, जिनके 100 नंबर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए आपका पोटेंशियल स्कोर जानना बहुत जरूरी है। एंड एवरी स्टूडेंट शुड जस्ट स्ट्राइव टू इंक्रीज देयर मार्क्स 3 घंटे में उस पोटेंशियल स्कोर की तरफ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट के बाद आप अपना पोटेंशियल स्कोर लिखोगे। अब एक्चुअल स्कोर क्या आया वो तो आपको पता ही है, एंड इसके बीच में गैप कितना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये तो गिवन है कि भाई ये जो गैप है ना पोटेंशियल स्कोर और एक्चुअल स्कोर के बीच में, दिस यू कैन कमांड एंड यू कैन इंक्रीज। अगर गैप नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, तो आप पहले से एफिशिएंट हो, फिर तो ये वीडियो यहीं बंद करो, आगे कोई जरूरत ही नहीं है। So it is very important for all of you to understand this particular gap. Okay, now moving on, ये करना शुरू कर दो अभी से टेस्ट में। नाउ इसके बाद जो बच्चों इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे एक बार ये कर लिया हमने, तो हमने क्या क्या कर लिया एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। हमने सबसे पहले पहला स्टेप जो था, हमने देखा कि हम क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और हमने क्या क्या लीव किया। सेकंड में हमने एबीसीडी मार्क कर दिया, मैं एबीसीडी टेक्निक बोलता हूं उसको। फिर उसके बाद एक बार जब हमने एबीसीडी मार्क कर दिया किसी भी क्वेश्चन में, फिर हमने देखा कि हमारा पोटेंशियल स्कोर, हमारा गैप क्या है एक्चुअल स्कोर और पोटेंशियल स्कोर के बीच का, और वो हमें बताएगा कि अब हमें मेहनत कैसे करनी है अपने मिस्टेक्स पे। सो नाउ मैंने बता ही दिया आपको ये वाले सारे स्टेप्स कि भाई अगर आपका ए था, ए वाला पोर्शन ज्यादा था, तो आपको थ्योरी रीड करनी है या क्लासेस अटेंड करना है या डाउट पूछना है अपने टीचर से। बी आएगा तो सिमिलर क्वेश्चन जो तत्व के पीछे वाला एक्सरसाइज 1 है वो आप कर सकते हो, या सिमिलर क्वेश्चन वेदांतों के मटेरियल से या कहीं के मटेरियल से आप कर सकते हो। सी वाला जो है उसमें बार बार जब आप अपने आप को रिमाइंड करोगे एग्जाम से पहले कि मैं इस टाइप का मिस्टेक या इस टाइप के मिस्टेक कमिट करता हूं या करती हूं, मतलब अगर आप बार बार रिमाइंड कर रहे हो ना, तो उससे आधी मिस्टेक वैसे ही कम हो जाती है। और डी इज प्रैक्टिस मोर टाइम बाउंड टेस्ट। तो ये सॉल्यूशंस है, एंड एक बार ये सॉल्यूशन कर लिया बच्चों, अब आपको एक बार पूरा टेस्ट देना है फिर से, केवल उन क्वेश्चंस को जो सही हुए थे, जिसमें बिना तुक्का मारे सही हुए थे, उसको लीव करके बाकी सारे टेस्ट को रिपीट करना है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज लीव क्वेश्चंस व्हिच यू ऑलरेडी नो। तो भैया इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका स्ट्रेंथ है, ये तो आपको पता ही है, और अगले टेस्ट में भी आप इसको सही करोगे ही करोगे, तो इस पे क्यों टाइम बिताना है, तो ये नहीं हम करेंगे। अब उसके बाद हर रोज 10 से 15 जो भी टेस्ट दिया है, एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट में 2 या 3 दिन का तो गैप होगा ही, और आप 10 से 15 क्वेश्चन एक दिन में पिक करो और उस पर मास्टरी कर लो। मास्टरी मतलब रट्टा मारो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझो, कहां कहां गलती कर रहे हो, उसके लिए थ्योरी रीड करना है तो थ्योरी रीड करो। 10 से 15 नीट के क्वेश्चंस, अगर ये स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, और अगर बायो का है तो डबल कर देना, अगर बायो का है तो आप अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस आप पिक करो टेस्ट में से, और किसी के 600 के ऊपर आ रहे हैं तो आपको तो बहुत कम क्वेश्चंस ही हैं जो आपको पिक करने लायक हैं। तो आप ये क्वेश्चंस पिक करो और उस पे हर क्वेश्चन पे मतलब आप कुछ इतना टाइम बिताओ, लगभग 2 घंटे लगाओगे, एंड 2 घंटे लगाने के बाद उस टॉपिक पे आपकी मास्टरी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 10-15 क्वेश्चन पिक करना है, इसके बाद इसको खुद सॉल्व करना है,
लुकिंग एट योर नोट्स, अपने नोट्स कॉपी को देख लो। अगर बायो है या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तो उसके लिए एनसीईआरटी एक बार वापस से देख लो, एनसीईआरटी फॉर बायो या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए आप इनऑर्गेनिक भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी करनी है। तो जब ये टाइम आप बिता लोगे और हर रोज 2 ऐसे सब्जेक्ट पे मेहनत करोगे, ट्रस्ट मी, अगले 20 दिन में, एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, अगर आपने शिद्दत से ये वाले स्टेप्स फॉलो किए, अगले 20 दिन में यू विल सी अ मैसिव मैसिव इंप्रूवमेंट। इनको फॉलो करने के बाद इन द पास्ट 90% of the students have massively improved, massively मतलब massively improved। तो बच्चों के काफी कमेंट्स फीडबैक आते रहे हैं कि ये जो भी स्टेप फॉलो किया है उसे काफी काफी इंप्रूव हुआ है, आपके नीट के नंबर्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे। सो एनीवन who is at 100 marks or 600 or 650, all of you can increase your marks using this step। नाउ कहानी यहां खत्म नहीं होती बच्चों। अभी जो भी आपने यहां से लर्न किया, जो भी चीजें यहां से सीखी हैं, उसके लिए एक चीट कॉपी बनाओ। चीट कॉपी मतलब एक, मैं जनरली बोलता हूं चीट कॉपी, बट इट इज अ कॉपी विच विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट 40 डेज 50 डेज 70 डेज, जितने भी दिन आपके सामने है ना, उस दिन हेल्प करेगा। और 11 से 12 में जा रहे हो तो बढ़िया, आपके लिए पूरे साल वो कॉपी आपके हर टेस्ट में हेल्प करेगा। सो आपको क्या करना है, उस कॉपी में जितने भी पॉइंट्स आपने यहां से सीखे हैं वो सारे पॉइंट्स आप उसमें लिखते जाओ। सो दैट कॉपी जो शॉर्ट नोट्स कॉपी है, ये कॉपी कैसी, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं इसमें, ये होना चाहिए आपकी एक फॉर्मूला कॉपी। इसमें सबसे पहले उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूले हैं ये, या फिर कोई अगर इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है तो रिएक्शंस, या फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या बायो में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आप ये करोगे और इसका 3 से 4 पेजेस होने चाहिए। उससे ज्यादा अगर कर रहे हो तो गलत होगा, बिकॉज वरना तो पूरी फिर एनसीईआरटी लिख दो ना, इसमें वो पॉसिबल नहीं है। तो इतना करो, एटलीस्ट समराइज करते चले जाओ। और इसमें वही चीजें होनी चाहिए जो आपको बिल्कुल पता नहीं है, आप बार बार भूल रहे हो। फॉर्मूला तो सारे के सारे होने चाहिए, बट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और रिएक्शंस वो होने चाहिए जो आप बार बार भूल रहे हो या गलती कर रहे हो। अब यहां पे जो भी टेस्ट से लर्न किया है, लर्निंग्स फ्रॉम टेस्ट, या फिर शॉर्टकट्स, जैसे आप अगर पीवाईक्यू के कोई भी लेक्चर देख रहे हो, उसमें कोई टीचर ने शॉर्टकट बता दिया तो आपको नहीं पता था, तो आप फॉर्मूले की जगह वो शॉर्टकट भी लिखोगे। तो ये तीनों चीजें लिखनी चाहिए। और इससे मिलके एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 6 पेज, मैक्सिमम इतने पेज का एक नोट कॉपी बनना चाहिए फॉर पर चैप्टर। जब आप ये करोगे तो धीरे 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 ये कॉपी जो है आपकी 1 कॉपी टू गो टू, मतलब आप हर समय हर टेस्ट से पहले केवल इसी कॉपी को रिवाइज करोगे। दैट्स द ओनली कॉपी दैट यू विल बी रिक्वायरिंग इन द लास्ट 20-30 डेज। जब आप बार बार सारी चीजें रिवाइज कर रहे होगे तो एनसीईआरटी पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए ये कॉपी बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड इसलिए प्लीज क्रिएट अ शॉर्ट नोट्स कॉपी जिसमें ये 3 चीजें होंगी, लर्निंग फ्रॉम द टेस्ट, फॉर्मूले, रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट्स अगर कोई है तो। और किसी भी चैप्टर में 6 पेज से ज्यादा अगर जा रहा है तो मतलब आप ज्यादा लिख रहे हो उसमें, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नाउ एक बार ये कर लिया तो अब भाई अगले एग्जाम के लिए, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में जाने के लिए आप अपने नोट्स कॉपी को रिवाइज करोगे। जैसे मैंने यहां पे बोला, नोट योर स्ट्रेंथ टॉपिक्स, भाई आपको स्ट्रेंथ टॉपिक तो पता ही है, तो आप उसको जाके मेक श्योर यू अटेम्प्ट योर स्ट्रेंथ टॉपिक, ये तो करना ही करना है। रिवाइज योर नोट्स, जो अभी नोट कॉपी बनाई है उसको वापस से रिवाइज करके जाओ, यही नोट कॉपी बार बार रिवाइज करते जाओगे। नोट योर वीक एरियाज, फिर से आप क्या करोगे, जो भी वीक एरियाज है, जैसे सिली मिस्टेक कर रहे हो, किस टाइप का सिली मिस्टेक कर रहे हो, अपने आप को रिमाइंड करो और एक पैटर्न फिक्स करके जाओ। देखो कि कौन सा पैटर्न वर्क कर रहा है। मतलब एग्जाम है, मॉक टेस्ट है, नाम इसीलिए मॉक है कि मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसमें डर के नहीं जाना है, उसमें बिल्कुल भी मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप बिना डरे जाओ। हो सकता है किसी में बायो करो, किसी में फिजिक्स करो, किसी में केमिस्ट्री करो, एंड 3 4 5 6 टेस्ट देने के बाद यू विल आइडेंटिफाई कि आपका फ्लो किसमें सबसे अच्छा बनता है, एग्जाम में वही फ्लो फॉलो करोगे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जो नीट वाले बच्चे, मैं कई बच्चों का देख चुका हूं जो गलती करके आते हैं, वो ये है कि ओएमआर गलत फिल कर देते हैं। सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस विथ ओएमआर शीट, ठीक है। आपको इसके साथ प्रैक्टिस करना है। मतलब इसके बिना क्या होगा, कई बार आप 48 का 49 किया, पूरा एग्जाम पूरा साल खराब हो जाएगा। अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है और ईयर ऑन ईयर ये गलती करते हुए देखा है। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज
जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूं, जो भी असाइनमेंट करते हो घर में, हर के लिए ओएमआर ही में प्रैक्टिस करोगे। हर एक क्वेश्चन को ओएमआर में फिल कर करके देखोगे, क्योंकि कभी भी वो गलती हो सकती है। एक बार हैंड स्लिप कर गया तो आपका पूरा साल खराब हो सकता है। तो बच्चों, विद दीज 7 स्टेप्स, आई प्रॉमिस यू, एनीवन हु इज फॉलोइंग दीज 7 स्टेप्स, आपका इंप्रूवमेंट होगा ही होगा। एंड यू हैव टू वेट पेशेंटली। एक टेस्ट से कभी इंप्रूव नहीं होता। 3, 4, 5 टेस्ट देने के बाद आपको इंप्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिखने लगेगा। 21 दिन तक प्रैक्टिस करोगे, जो कि चाइनीज प्रभाव में बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज शिद्दत से 21 दिन तक प्रैक्टिस की जाए तो आपका डिसिप्लिन आपका हिस्सा बन जाता है। एंड दैट एक्चुअली, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और जो भी मैंने बताया वो फॉलो करते जाओ। यू विल डेफिनेटली एंड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मेरी तरफ से आज एनालिसिस में यही था। बट एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट विल डेफिनेटली इंप्रूव योर मार्क्स बाय मिनिमम 50 to 100 इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो सबसे अच्छा रिवीजन टूल एग्जाम को रिवाइज करने का है। एग्जाम देना, एग्जाम को रिवाइज करना। और एक चीज जो मैं अभी तक नहीं बताया, एग्जाम देने से 3 घंटे बॉडी, माइंड, पेन, हैंड, सबको एक रिदम में आने का मौका मिलता है, जो कि आप अदरवाइज नहीं करते हो। तो 3 घंटे तक दिमाग को एक चीज पे बनाए रखना, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देयरफॉर इट विल हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट, इट विल हेल्प यू फोकस। तो आपका फोकस, कॉन्सेंट्रेशन सब बढ़ेगा। एग्जाम दो, एनालाइज करो और इंप्रूव करो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।